क्या आपने कभी सुना है क्या कि कोई भाषा चुरा ले गया हो, यानी लैंग्वेज? ऐसा हुआ था और हो रहा है। अच्छा, पहले इन लाइंस को आप सुनिए। क्रूर सिंह ने काम हो जाने पर मुसलमानी मजहब अख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर फौरन नाजिम और अहमद के हवाले किया, जिस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों का एक दिल कर लेना हम लोगों के जिम्मे है, इसके लिए आप कुछ न सोचिए। हाँ, हम दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपके राजा हो जाने पर हम ही दोनों वजीर मुकर्रर किए जाएंगे। ये जो लाइंस आपने सुना, ये बहुत ही फेमस नॉवेल चंद्रकांता से ली गई है। इसे देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। ये 1888 में पब्लिश हुई थी। लेकिन इसकी भाषा क्या है? जिस समय लिखी गई थी उसकी भाषा थी हिंदी, लेकिन अब कई लोग बोलेंगे कि ये शुद्ध हिंदी में नहीं है, और इसी शुद्धता की खोज में हम एक पूरी भाषा को खो दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उर्दू की। उर्दू का जन्म हिंदुस्तान की ही मिट्टी में हुआ था, और इसे चुरा कौन रहा है? इसे चुरा रहा है पाकिस्तान। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हम ये होने भी दे रहे हैं। हम पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि लो भाई, उर्दू मेरा नहीं, उर्दू तुम्हारा है। लेकिन ऐसा सौतेला व्यवहार हम क्यों कर रहे हैं? आज मुंशी प्रेमचंद्र होते या रघुपति सहाय, जिन्हें फिराक गोरखपुरी कहा जाता है, वो ये सुनकर बहुत ही दुखी होते। लेकिन इसमें गलती किसकी है? क्यों हम आज हिंदी और उर्दू को एक अलग अलग तरीके से देखते हैं? इसमें गलती है बहुत सारे मुसलमानों की, बहुत सारे हिंदुओं की और बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स की। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे एक भाषा धीरे धीरे दो बन गई। ज़्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि उर्दू की शुरुआत दिल्ली रीजन के पास हुई थी। जब इंडिया में टर्किश इन्वेजन हुआ तो उस समय दिल्ली के पास खड़ी बोली का इस्तेमाल होता था, और इसी खड़ी बोली में टर्क्स ने, अफगान्स ने और पर्शियंस ने अपनी अपनी भाषा को मिलाया, जिससे इमर्ज हुई उर्दू। लेकिन उस समय इसे उर्दू नाम से नहीं जाना जाता था। उर्दू वर्ड का इस्तेमाल पहली बार तो 1780 में शायर मुसफ़ी ने किया था। 13th सेंचुरी से अगर इसकी शुरुआत माने तो उस समय इस मिक्स भाषा को हिंदवी या हिंदुई कहा जाता था। अब अमीर खुसरो के कुछ लाइंस को पढ़िए। ये 13th सेंचुरी में लिखी गई थी। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। वैसे तो ये लाइंस बहुत पुरानी हैं, लेकिन आपके समझ में जरूर आ रहा होगा। अब इस कपलेट में खुसरो ने संस्कृत वर्ड्स को पर्शियन स्टाइल में यूज़ किया था। खुसरो की जुबान को हिंदवी बोलते थे या कभी कभी दिल्हवी भी बोलते थे। फिर धीरे धीरे ये लैंग्वेज अलग अलग रीजन्स में भी फैल गया। जैसे गुजरात में इसे गुजरी बोला जाने लगा और दक्कन में दक्खनी। दक्कन में तो इस लैंग्वेज को और भी जोर मिला, और सुल्तान कुली कुतुब शाह और वाली दक्कनी जैसे लोगों ने इसका इस्तेमाल पोइट्री लिखने में किया। फिर 18th सेंचुरी आते आते ये हिंदवी या दिल्हवी को रेख्ता बोला जाने लगा। और ऐसा नहीं कि इसे हिंदी नहीं बोलते थे, कई लोग इसे हिंदी भी बोलते थे। मीन्स कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं था हिंदी और रेख्ता में। और जैसा कि पहले भी बताया हूँ कि 1780 के आसपास इसे पहली बार उर्दू नाम दिया गया, लेकिन लोगों के लिए अभी भी हिंदवी, हिंदी या रेख्ता थी। मिर्जा गालिब लिखते हैं कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो यानी मिर्जा गालिब जैसे शायर इस रेख्ता का इस्तेमाल करने लगे थे। और हाँ, एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन था इस लैंग्वेज का। जैसे आज हम देखते हैं कि एक आम बोलचाल की भाषा होती है और एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन होता है उसका, तो सोफिस्टिकेटेड वर्जन था। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में पर्शियन वर्ड्स, अफगान वर्ड्स और टर्किश वर्ड्स घुस चुके थे। जैसे हकीम, बाजार, खबर, दरवाजा, ऐसे बहुत से वर्ड्स जो कि प्योर हिंदी वर्ड्स नहीं थे या प्योर संस्कृत वर्ड्स नहीं थे, वो आ चुके थे। तो मेरा कुल ये कहना है कि लैंग्वेज एक था, बस उसके लिखने का तरीका अलग अलग था। लेकिन फिर ये हिंदी और उर्दू डाइवर्ज होने लगे। बात है 19th सेंचुरी की। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स, खास करके दिल्ली के रीजन के, इस उर्दू को और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करने में लग गए। इस प्रोसेस में हुआ ये कि उर्दू पर्शियनाइज्ड हो गई। मीन्स इसमें बहुत सारे पर्शियन वर्ड्स का इंट्रोडक्शन हो गया, जितना पहले नहीं था। अब इस जुबान को वो लोग जुबान उर्दू मुअल्ला कहा करते थे। मीन्स द लैंग्वेज ऑफ द एग्जॉल्टेड सिटी, जैसे दिल्ली रीजन का। फिर 1837 में ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो पर्शियन की जगह हिंदुस्तानी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। लेकिन ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज क्या थी? बेसिकली हिंदुस्तानी लैंग्वेज, वो उर्दू और हिंदी जो लैंग्वेज थी, ब्रिटिश उसको हिंदुस्तानी कहा करते थे। अब इस हिंदुस्तानी लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाने के कारण क्या हुआ कि उर्दू और ज़्यादा पर्शियनाइज्ड हो गई। ये कैसे हुआ? ऐसे कि जो लोग पहले पर्शियन में अपना लेखा जोखा करते थे या काम करते थे, उन्हीं को अब हिंदुस्तानी बोलना था। अब उनकी आदत थी पर्शियन लैंग्वेज में लिखने की, तो वो क्या किए कि वो जानबूझ करके हिंदुस्तानी लैंग्वेज में और पर्शियन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने लगे। मीन्स इस वक्त ये भाषा
पर्शियन के बहुत क्लोज हो गई और संस्कृत से बहुत दूर। उधर हिंदुओं में भी होड़ लग गई कि वो हिंदी को अब रिफॉर्म करेंगे, लेकिन वो रिफॉर्म कैसे करेंगे? हिंदी को संस्कृत के और पास ले आओ, मीन्स हिंदी में संस्कृत वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो इस तरीके से धीरे धीरे हुआ क्या कि हिंदी और उर्दू दो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज बन गई, जो पहले एक हुआ करती थी। अब इधर जैसे उर्दू को एक पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, हिंदी को भी एक नागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाने लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी को हमेशा से नागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि बहुत से ऐसे लोकल स्क्रिप्ट्स थे, जैसे महाजनी, कैथी, जिसको हम लोग साइडलाइन करके आज नागरी या देवनागरी स्क्रिप्ट को हम लोग अपना लिए हैं। अब ये कैथी और महाजनी स्क्रिप्ट बहुत ही लोकल स्क्रिप्ट थी, मींस बिहार और यूपी के रीजन में कैथी स्क्रिप्ट का यूज़ होता था। ऐसे ही बहुत सारे मारवाड़ी और बनिया क्लास महाजनी स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। लेकिन हुआ क्या कि इस स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस में एक देवनागरी स्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर लिया गया या अडॉप्ट कर लिया गया, जो कि जो लोकल स्क्रिप्ट थी जैसे कैथी और महाजनी, वो साइडलाइन हो गई। ऐसा नहीं है कि इस कैथी और महाजनी स्क्रिप्ट के गायब होने में हमारा ही सिर्फ रोल है, इसमें ब्रिटिश का बहुत बड़ा हाथ है। बेसिकली जो ब्रिटिश थे ना, उन्हें बहुत ही सिस्टमेटाइज्ड और रैशनलाइज्ड और एक ऑर्डर्ड इन्वायरमेंट चाहिए था। उनके लिए ज़्यादा चेंज, ये सब चीज़ उनके लिए बहुत डराने वाली चीज़ थी। तो कैथी जो स्क्रिप्ट था वो बिहार और यूपी के रीजन में लिखी जाती थी। बात यह था कि ये जो कैथी स्क्रिप्ट है वो अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग तरीके से लिखी जाती थी, मीन्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था। जैसे आप देवनागरी को देखिए तो देवनागरी एक तरीके से लिखी जाती है, लेकिन कैथी स्क्रिप्ट थोड़ा डिफरेंट था रीजन के हिसाब से। अब ये बात ब्रिटिश के जो ऑब्सेशन है सिस्टमेटाइजेशन का, रैशनलाइजेशन का, उसके तो बिल्कुल खिलाफ है। और फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बेनेडिक्ट एंडरसन के इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ में इसके बारे में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। इस थ्योरी के हिसाब से ब्रिटिश ने सारे नॉन स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट को मार्जिनलाइज कर दिया, क्योंकि इन्हें प्रिंट करने में प्रॉब्लम होती। जैसे देखिए, जो कैथी स्क्रिप्ट है वो कर्सिव फॉर्म में लिखा जाता था और उसके जो अक्षर हैं उनका शेप वर्ड के हिसाब से चेंज होता रहता था। मीन्स कमल वर्ड में का अलग ढंग से होगा और अकल वर्ड में अलग ढंग से। अब ऐसे स्क्रिप्ट के लिए आप एक स्टैंडर्ड मेटल फेस नहीं बना सकते, और प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल एजुकेशन, कोर्ट और ऑफिसेज में होने लगा। तो इन्हें चाहिए था एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमेशा एक जैसा हो, जिसे प्रिंट करने में दिक्कत ना आए। तो ये लीजिए देवनागरी, इसके अक्षर हमेशा एक जैसे ही होते हैं, चाहे किसी वर्ड में यूज़ कर लो। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा रुक करके सोचना चाहिए। देखिए, ब्रिटिशर्स इंडिया के बारे में तो कुछ जानते नहीं थे, तो वो पूरा का पूरा रिलाई कर रहे थे पंडित और मौलवी पर कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वही बताएंगे इंडिया के बारे में। अब आप 18वीं सेंचुरी के पंडित से पूछिएगा तो वो क्या बोलेगा? वर्णा सिस्टम बहुत जरूरी है, सती बहुत जरूरी है, शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और ये जो लोकल स्क्रिप्ट्स हैं जैसे कैथी, महाजनी, ये सब अशुद्ध है। ब्रिटिश को लगा कि भाई पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा, तो उन्होंने भी नागरी स्क्रिप्ट को एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट मान लिया। नागरी स्क्रिप्ट को बभनी स्क्रिप्ट भी कहा जाता था, यानी ब्राह्मणों का स्क्रिप्ट। तो कुल मिला जुला के बात ये थी कि भाषा एक थी, उसे दो अलग अलग तरीके से लिखा जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे फिर ये बन गई हिंदी और उर्दू। लेकिन एक और डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ये होता है कि इस भाषा को रिलीजन के साथ जोड़ दिया जाता है। उर्दू को मुस्लिम के साथ जोड़ना और हिंदी को हिंदुओं के साथ जोड़ना। इसके कारण क्या होता है, 1860s आते आते बहुत इंटेंस हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी होती है, और ये ब्रिटिशर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि हम आपस में लड़ते रहे। ऐसे ही इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर रहे थे मोबिलाइजेशन में। तो लड़ हम रहे थे और ब्रिटिशर्स बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे थे। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट्स होती हैं। फाइनली 1900 में इस डिवीज़न पे एक ठप्पा लग गया, एक ऑफिशियल मोहर लग गया। AP मैकडोनल्ड ने 1900 में नागरी स्क्रिप्ट को भी अलाउ कर दिया ऑफिशियल यूज़ के लिए। मीन्स अब कोर्ट कचहरी स्कूलों में नागरी स्क्रिप्ट का यूज़ होगा। ये बढ़िया बात थी कि भाई नागरी स्क्रिप्ट को भी वही स्टेटस मिला जो उर्दू को मिला था। लेकिन इस तरीके से हुआ क्या कि एक सॉलिड डिवीज़न क्रिएट हो गया। लेकिन अब बात करते हैं प्यूरिस्ट की, जो ये बोलते हैं कि हम हिंदी को इम्प्योर कर रहा है उर्दू। कैसे इम्प्योर कर रहा है? उर्दू जिसका जन्म भारत में हुआ, जिसका पालन पोषण भारत में हुआ, उसकी जवानी तक का सफ़र भारत में बीता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान उसे अपना नेशनल लैंग्वेज बना लिया तो हम बोल रहे हैं पाकिस्तान तुम उर्दू ले जाओ। तो कल को पाकिस्तान कुछ भी बोले कि हमारा है तो क्या हम दे देंगे ऐसे ही? इस पर आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और जाते जाते एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए कि ये मुंशी प्रेमचंद की कुछ लाइन्स है गोदान नॉवेल से, इसको आप सुनिए और ये बताइए कि इसमें कितने शुद्ध हिंदी या कितने उर्दू वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसके गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में ही वो चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजनी की घंटों चौकरी करता है। जब तक कि पक्का विश्वास ना हो जाए
वह किसी के फुसलाने में नहीं आता, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसमें कितना उर्दू और कितना हिंदी वर्ड यूज किया गया है। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, ऐसा नॉलेज अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विजय त्रिपाठी और आप देख रहे थे क्रोनो क्लैरिटी। धन्यवाद।